दोस्तों वैसे तो आज की जनरेशन में पिशाच जैसी चीज़ को मानना या ना मानना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपकी भी रूह को कपकपा कर रख देगी। साल 2003 का वो दौर चल रहा था और उन दोनों गाड़ी या बाइक का इतना ज़्यादा जोर शोर नहीं हुआ करता था, इसलिए लोग अपने कामों के लिए अक्सर पैदल ही या बस से जाया करते थे या फिर उनके पास ऊँट गाड़ी जैसा एक साधन हुआ करता था। दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला लड़का हूं। मेरे दादाजी ने मुझे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई थी जो एक हकीकत पर आधारित है। आज भी वो गांव के हर एक आदमी को याद है कि उनके साथ कुछ इस तरह का डरावना हादसा हुआ था जिसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। तो आइए जानते कि आखिर क्या हुआ था मेरे दादाजी के साथ। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान से। दोस्तों मेरे पापा शराब के नशे में बहुत ही धुत रहते थे और घर अपनी बर्बादी की सीमाओं को लांघ चुका था। ऐसे में घर को संभालने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ ही दिन पहले एक खेत में काम करना शुरू कर दिया था। मेरा उस खेत के अंदर सिर्फ एक ही काम था, मुझे वहाँ की छोटी छोटी जगह में पानी देना पड़ता था जहाँ पर फसल बोई जाती थी। कभी ये काम मुझे दिन में करना पड़ता तो कभी मुझे रात में करना पड़ता था। इस समय ठंड का माहौल बना हुआ था और ऐसे में मुझे रात को अपने घर से निकलना था क्योंकि आज रात को लाइट आने वाली थी। उसका टाइम रात के लगभग 11 बजे का था और 11 बजे से 2 बजे तक मुझे खेत की क्यारी में पानी देना था। इसलिए मैं खाना वाना करने के बाद अपनी मम्मी की परमिशन लेकर अपने घर से निकल गया। मैंने अपने साथ अपनी 2 कंबल भी ले ली थी क्योंकि इस वक्त ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। नवंबर के इस महीने में मेरे दांत आपस में कटकटा जाते थे, मगर मैं थोड़ी देर के बाद उस खेत में पहुंच गया जहां पर मुझे पानी देना था। फिर थोड़ी देर तक मैं वहां पर बैठा रहा और फिर उसके बाद जब लाइट आ गई तो मैंने ट्यूबवेल चलाकर पानी को क्यारियों में देना शुरू कर दिया। अक्सर जब मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी थी तो मैं वहीं से सूखी लकड़ियों को उठाकर एक जगह पर इकट्ठा कर लेता था और फिर उन्हें जलाकर मैं आग के पास बैठ जाता था ताकि मुझे ठंड इतनी ज़्यादा ना लगे। हमेशा की तरह आज भी मैंने ऐसा ही किया और बहुत ही सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके वहीं बगल में आग जलाकर बैठ गया और अपनी बीड़ी के पैकेट में से 2 बीड़ी बाहर निकाल ली। हालांकि इस वक्त मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, मगर फिर भी बीड़ी सिगरेट पीना उस समय हम सभी के लिए एक आम बात से हो गई थी। ऊपर से ठंड का माहौल था तो मैं अभी बीड़ी फूंक ही रहा था कि मुझे एक सफ़ेद टोपी वाला आदमी वहाँ पर नज़र आया। उस आदमी को देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी थी क्योंकि मैंने उस आदमी को आज से पहले कभी भी बगल वाले खेत में नहीं देखा था। फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा था? अभी मैं उस आदमी को आवाज़ देने ही वाला था कि अचानक से पानी क्यारी की परत के ऊपर से निकलने लगा, जिस वजह से वो आदमी मेरे दिमाग से निकल गया और फिर मैं भागते पानी के पाइप को दूसरी क्यारी में डाल दिया। इससे पहले कि मैं उस आदमी की तरफ अपनी नज़र को घुमा पाता कि मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं हैरान था, लेकिन उसके बाद मैंने भी उस आदमी को ज़्यादा नहीं देखा और उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं वापस से अपनी जलाई हुई आग की तरफ जाने लगा, पर मैं जैसे आग के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सफ़ेद टोपी वाला आदमी मुझसे पहले ही वहां पर पहुंच गया था और मेरे ही इंतज़ार में बैठा हुआ था। अब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर मैं उस आदमी के पास जाकर बैठ गया तो मैंने देखा कि उस आदमी का चेहरा कंबल की वजह से ढका हुआ है। हालांकि उसने अपने सर पर सफ़ेद रंग की टोपी तो ओढ़ रखी थी। फिर उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, वो क्या है कि मुझे यहाँ से ना बीड़ी की बू आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी चलकर एक बीड़ी फूंक लेता हूँ। पर एक बात तो मुझे बड़ी ही अजीब लग रही थी, वो ये थी कि आज से पहले मैंने कभी भी इस आदमी को ना तो इस इलाके में देखा था और ना ही ये शख्स हमारे गांव का था, क्योंकि मैं गांव के हर एक आदमी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, मगर भाई साहब, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कुछ चीज़ों में इंसान का अनजान रहना ही ठीक होता है। अब ये सुनते एक बार के लिए तो मेरा भी दिमाग सनक गया। फिर मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद बीड़ी को जलाने लगा। एक बीड़ी को जलाकर मैंने उसके हाथ में थमा दिया और दूसरी को मैं फूंक रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे से कोई बहुत ही तेज़ गति से गुजर गया हो। एक बार के लिए तो मैं हैरान हो गया, लेकिन फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे पीठ की तरफ से बहुत ही ज़ोर की ठंड लग रही थी। इसलिए मैंने अपनी कंबल को समेटा और फिर से उसे दोबारा ओढ़ने लगा।
लेकिन इसी बीच मेरी कंबल लपेटते हुए कंबल का एक हिस्सा उस आग से टकरा गया और उस आग की कुछ जली हुई लकड़ियाँ उस आदमी की तरफ चली गई। पर जैसे वो लकड़ियाँ उस आदमी की तरफ गई तो वो आदमी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाकर वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। उसका ये बर्ताव देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और देखते ही देखते वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। मेरी तो रूह एक बार के लिए कांप उठी थी। डर की वजह से मेरा पूरा बदन कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी जो एक आदमी यहाँ से भाग कर गया था वो यहाँ से उठ कर गया हो, क्योंकि उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। क्योंकि कुछ ही सेकंड के अंदर ही वो आदमी मेरी आंखों से ओझल हो गया था और उसके बाद मैं भी दबे पाँव उठा और उस आदमी को देखने लगा। लेकिन ये चीज़ हर किसी को हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ देखने के बाद भी वो आदमी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मानो कुछ ही पल में वो आदमी वहाँ से छू मंतर हो गया हो। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे अब वापस से चलना चाहिए तो मैं वापस आकर वहीं पर बैठ गया। लेकिन अब ठंड से ज़्यादा मुझे उस आदमी से कंपन हो रही थी। पता नहीं वो कौन था और ना जाने उस वक्त मेरे दिमाग में कितने सारे विचार थे, लेकिन उनका जवाब किसी के भी पास नहीं था। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ और सोच पाता कि अचानक ही क्यारी से पाइप बदलने का समय हो गया और फिर मैं जल्दी से उठकर वापस से अपने काम में लग गया। अब फिर से काफ़ी समय हो गया था और उन दोनों ऐसा होता था कि हम लोग सिर्फ अपनी सोच से ही टाइम का अंदाज़ा लगाया करते थे, क्योंकि उन दोनों मेरे पास ना तो कोई घड़ी थी और ना ही कोई मोबाइल था। इसलिए मुझे टाइम के मुताबिक तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद ही रात के अब 1 बज रहे होंगे और इस वक्त मेरा आखिरी समय हो गया था और अब मुझे वापस से यहाँ से निकलना था। ऐसे में मैंने पानी की मोटर को बंद कर दिया और उसके बाद वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे भाई साहब ज़रा एक बीड़ी तो देते जाइए। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे चलते हुए कदम एकदम से रुक गए। लेकिन पिछली बार जिस तरह का बर्ताव उसने मेरे साथ किया था उसकी वजह से मुझे उससे बड़ा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर भाई साहब आप पहले भाग क्यों गए थे? पर बोलते वक्त मेरे अंदर एक बेचैनी बनी हुई थी, लेकिन मैं हिम्मत बांधकर उससे बात कर रहा था। तभी उसने कहा, कभी कभी भाग जाना अच्छा होता है। अब ये बोलकर वो हंसने लगा और इस बार उसकी हंसी पहले से भी काफ़ी भारी हो गई थी और उसके बोलने का अंदाज भी बड़ा ही डरावना लग रहा था। इतना सब बोलने के बाद उस आदमी के कदमों की आहट आने लगी और मैं समझ गया था कि वो मेरी तरफ आ रहा था और फिर मैं भी चौकन्ना हो गया। पर तभी मैंने अपनी जेब से बीड़ी का पैकेट और माचिस निकाल ली थी। फिर वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। मुझे सफ़ेद रंग की वो टोपी नज़र आ रही थी और चांद की हल्की हल्की रोशनी में उसके शरीर का अंदाज़ा भी मैं लगा पा रहा था। लेकिन जैसे वो मेरे एकदम पास आया और वहाँ का नज़ारा मैंने देखा तो उसके बाद मेरी सांसें फूलने लगी और मेरे मुंह से अब एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। मैं अब उस आदमी के सामने खड़ा होने से भी बुरी तरह से घबरा रहा था और अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने मन ही मन भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और उसके बाद उस आदमी ने कहा, जल्दी से बीड़ी निकालो। उसकी बात को ना मानना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता था, इसलिए मैंने धीरे से अपनी जेब से वो पैकेट निकाला और एक बीड़ी को निकालकर उसके हाथ में दे दिया। पर डर तो मुझे लग ही रहा था, लेकिन किसी तरह से मैंने अपने कदमों को पीछे हटाना शुरू कर दिया था और अब मुझे यहाँ से सिर्फ अपने घर जाना था और उसके लिए मुझे कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए था। फिर उसके बाद वो बीड़ी वाला पैकेट देते ही मैंने तुरंत ही अपने कदमों को रास्ते की तरफ मोड़ लिया और फिर मैं वहाँ से भागने लगा। फिर थोड़ी देर तक लंबी दौड़ लगाने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। एक बार के लिए मुझे चैन की सांस मिली, क्योंकि अब मैं उस खेत से बहुत ही ज़्यादा दूर आ गया था और ऐसे में मुझे लग रहा था कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो कि मेरी समझ से परे था। इस बार मैंने देखा कि मेरे जस्ट आगे आगे कोई चल रहा था। अब ये देखते मैं तो डर गया था और ठीक से देखने पर पता चला कि ये वही आदमी था जो मुझसे बीड़ी मांग रहा था। उसे देखते मेरी सांसें फिर से ऊपर नीचे होने लगी और इस ज़ोरदार ठंड के अंदर भी मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ होने लगा। मैंने अब ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज मेरा ज़िंदा बचना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और इतने में ही मेरा पाँव किसी चीज़ से टकरा गया और मैं सीधा नीचे गिर पड़ा। बहुत ही ज़्यादा ठंड होने की वजह से मेरी हड्डियों में बहुत ही ज़ोर की चोट आ गई थी और उस कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर इस तरह चोट का आना एक भयंकर ही नज़ारा होता है। मैं नीचे तो गिर गया था, लेकिन अब मैं वापस से उठ पाने में नाकाम था। मेरा पूरा शरीर अब दर्द करने लगा था।
छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मेरे पैरों के अंदर फंस गए थे और मेरे हाथ की हथेलियों के अंदर से भी अब खून बहने लगा था। मैं लगभग अधमरी हालत में था और फिर तभी किसी आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे ऊपर की तरफ उठा दिया। यह हाथ मुझे बड़ा ही अच्छा महसूस करवा रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन था जिसने मुझे सहारा दिया था। फिर जैसे मैं उठा और अपने सर को इधर उधर घुमाने लगा तो मैंने देखा कि ये तो वही सफ़ेद टोपी वाला आदमी था जिसने मुझे नीचे से उठाकर खड़ा कर दिया था। अब ये देखकर फिर से मेरे जिस्म के अंदर आग लग गई थी और मैं डरने लगा था। लेकिन तभी उसने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है और मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। इतना कहने के बाद अब वो आदमी चुपचाप वहाँ से निकल गया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक भूत होने के बाद भी वो इतना अच्छा कैसे हो सकता था। फिर उसके बाद मैं भी सरपट वहाँ से अपने घर की तरफ आने लगा। भले ही उसने मुझे कोई चोट नहीं पहुँचाई थी, लेकिन उसके प्रति मेरे अंदर डर तो अभी भी बना हुआ था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर पहुँच गया था और घर पर पहुँचते जब मेरी माँ ने मेरी ये दशा देखी तो उन्होंने मुझसे इस हालत के पीछे का कारण पूछा। तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी और फिर मेरी बातों को सुनने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे उस खेत के आसपास एक भूत का साया है जो सालों से यहाँ पर निवास करता है, लेकिन आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। 30 साल पहले ही तुम्हारे दादाजी के साथ भी ऐसा ही हादसा हो चुका है। और ये सब सुनते ही मैं हैरान हो गया था। लेकिन दोस्तों, आज जो कुछ भी मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ था वो मेरे लिए किसी दहशत की दुनिया से कम नहीं था। और फिर उसके बाद मैंने कभी भी उस खेत में रात में जाने की हिम्मत नहीं की। पर दोस्तों, आज भी जब मुझे खेत की याद आती है तो वो ठंड की भरी हुई रात याद आ जाती है जिस दिन मेरी ज़िंदगी के साथ एक अजीब सा खिलवाड़ हुआ था और मेरी रूह भी कांप उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक